Good morning, students. Yesterday we have completed our third chapter by the Bohr-Bury and Aufbau principles. मैंने ये चैप्टर क्या हुआ था हम लोगों का कंप्लीट हो गया था. टुडे विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी. एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन. देखो ये हमने काफ़ी कुछ इसमें 10th में पढ़ा हुआ है, बस इसमें थोड़ा सा डिटेल वर्जन पढ़ेंगे. एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ टू ईजिली इट कैन बी नोन बाई एनी वन. तो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका एक नियम दिया. क्या था? डोबी राइनर. इनका क्या नाम था? डोबी राइनर. और इन्होंने जो ला दिया उसका क्या नाम था? डोबी राइनर ट्राइड्स. मतलब डोबी राइनर का त्रिक नियम. त्रिक मतलब 3. अब समझो कैसे होता है. इन्होंने बताया था कि ग्रुप ऑफ 3 सच दैट मास ऑफ द सेंटर एलिमेंट वाज द एवरेज ऑफ मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड. इन्होंने बताया कि अगर ये देखो, जो अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो जो बीच वाले का यानी कि मिडल एलिमेंट्स का जो मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज होगा. इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था और निकाला भी. देखो जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. तो लिथियम का 3Li7 होता है, मास एटॉमिक मास 7 हो गया. सोडियम का 39 होता है. 39 प्लस 7 को ऐड करो तो कितना आता है? 46 डिवाइड बाई 2 मीन्स आया कितना? 23. तो इन्होंने बताया कि जो सोडियम है उसका मास कितना आया? 23. और ये सही भी था. इसी को बोलते हैं डोबी राइनर का त्रिक नियम. लेकिन ये बहुत दिनों तक ये फॉलो नहीं कर पाया. ये कुछ ही एलिमेंट्स तक यूज़ हुआ. इसके बाद ये ड्रॉबैक आ गया इसमें. ठीक है, ये सबसे प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं कर रही थी कि पहले का और तीसरे एलिमेंट्स का एवरेज ले लोगे तो मिडल एलिमेंट्स का एटॉमिक मास आ जाएगा. ये बहुत दिन तक यूज़ नहीं हुआ, कुछ ही एलिमेंट्स तक लागू हुआ. इसके बाद ये ड्रॉबैक हो गया. फिर कौन सा आया? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. न्यूलैंड ने अपना नियम दिया, ऑक्टेव नियम. देख लो, ऑक्टेव मतलब अष्टक का नियम. न्यूलैंड का अष्टक का नियम. ये क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट एंड एथ एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज. इन्होंने बताया कि पहला एलिमेंट्स और 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? मैच करती हैं. दे आर सिमिलर इन नेचर लाइक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सा रे गा म प ध नि सा. तो इन्होंने इस तरीके से इसको अरेंज किया. ठीक है कि देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. तो इन्होंने बताया कि पहला देखो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ. फिर लाया सोडियम. तो उन्होंने बताया कि लिथियम और सोडियम दोनों की प्रॉपर्टीज़ मैच होती हैं. बाद में ये कंफर्म हुआ कि ये एल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच होती है. लेकिन ये नियम जो था ये केवल 20 एटॉमिक नंबर तक ही फॉलो कर पाया. मीन्स ओनली इट फॉलोज फ्रॉम द अप टू द कैल्शियम 20. क्योंकि कैल्शियम का क्या होता है? 20, कैल्शियम 40, 20 एटॉमिक नंबर, 40 एटॉमिक मास. ठीक है, तो ये केवल 20 एलिमेंट्स तक फॉलो हो पाया. इट कुड ओनली एक्सप्लेन अप टू 20 एटॉमिक नंबर. फिर आया लोथरमेयर. इन्होंने क्या बताया कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट. अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो सिमिलैरिटीज़ इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपेयर एट रेगुलर इंटरवल. तो जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैच करती रहेंगी एक निश्चित अंतराल के बाद. ठीक है, ये भी नहीं सक्सेस हुआ, ना ही ये सक्सेस हुआ, कोई भी सक्सेस नहीं हुआ. फिर नेक्स्ट टाइम मेंडलीव. इन्होंने काफ़ी दिन तक इनका जो सिद्धांत था, ला था, वो फॉलो हुआ. इन्होंने क्या बताया? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट. इन्होंने बताया कि किसी भी तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो किस पर डिपेंड करता है? एटॉमिक वेट पर. फिर इन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाई. इसमें इन्होंने 6 पीरियड दिए. 6 और इंक्लूडिंग 0 करोगे तो 7 पीरियड दिया, 8 ग्रुप दिया और प्रत्येक ग्रुप को ए और बी में क्लासीफाई किया. ये हमने काफ़ी कुछ 10th में पढ़ा हुआ है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस. इसका महत्व क्या था कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स. इस बाकी सभी लॉज की अपेक्षा हमने इसमें काफ़ी सिस्टमैटिक स्टडी की थी. लेकिन ये भी फॉलो नहीं किया था क्योंकि अगले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर. इन्होंने क्या बोला था? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट. इसलिए ये भी बहुत दिन तक फॉलो नहीं हुआ. फिर देखो इन्होंने, इनकी बात क्या थी कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के मास को करेक्ट भी किया और इन्होंने प्रेडिक्ट किया क्या कि जो एलिमेंट्स की अभी स्पेस ब्लैंक स्पेस है वो ऐसे ही एलिमेंट्स होंगे. इन्होंने उसका नाम दिया एका सिलिकन, एका एल्यूमिनियम. ठीक है, तो फिर जब ये बाद में प्रेडिक्ट हुआ तो वो आया कौन सा? जर्मेनियम. ये प्रेडिक्शन उनकी सही थी.
ड्रॉबैक इनका क्या था, इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए हाइड्रोजन की पोजीशन को। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि अगर हम देखेंगे, हाँ आप लोगों को ये जरूर करना है कि इस चैप्टर में पहले एक पीरियोडिक टेबल अपने कॉपी पर पेस्ट कर लेनी है, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा करके पेस्ट कर लो। तो देखो हाइड्रोजन एल्कलीन अर्थ मेटल है, फर्स्ट में भी इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है और ग्रुप 18 से भी मैच करती है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम से भी मैच करती है। तो इसलिए इसको हमें ये इसकी स्थिति को कंफर्म नहीं कर पाए, और आपको पता है कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में सबसे अलग रखा गया है, इसीलिए उसको फर्स्ट प्लेस दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट से भी मैच करती है, फर्स्ट ग्रुप से मैच करती है और हाइड्रोजन एलिमेंट से मैच करती है। फिर कुछ इन्होंने एनॉमलस पेयर को प्लेस कर दिया, जैसे आर्गन एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक मास था 39.9 और पोटेशियम 39.1, लेकिन उन्होंने आर्गन को पहले प्लेस कर दिया, ये भी इनका ड्रॉबैक हुआ, ठीक है। फिर पोजीशन ऑफ आइसोटोप, ये आइसोटोप की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आइसोटोप जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है, प्रोटियम 1H1, ड्यूटीरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप। डिफरेंट एटम प्लेस टुगेदर, विभिन्न एटम्स को उन्होंने साथ में प्लेस कर दिया था। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे मोज़ले बोले प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, और इनकी आवर्त सारणी बहुत अच्छा काम की, बहुत दिनों तक ये सक्सेसफुली रही, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, और अभी भी चल रही है। तो मोज़ले ने सही चीज़ बताया कि जो किसी भी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पर, और मेंडलीफ ने क्या बताया था, एटॉमिक वेट पर। तो इन्होंने देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर इसको कैटेगराइज किया, एलिमेंट्स को 7 पीरियड्स बनाए, 18 ग्रुप्स बनाए, ठीक है, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। आप लोग सभी लोग इसमें पीरियोडिक टेबल जरूर इस पर पेस्ट कर लोगे, ठीक है, वो समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। फिर देखो क्या है नॉमेनक्लेचर, इन्होंने कुछ नॉमेनक्लेचर किया ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग एट नो ग्रेटर देन नंबर ग्रेटर देन 104। देखो 104 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स आए उन्होंने उसका नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से किया। उन्होंने 0 के लिए नील यूज़ किया, 1 के लिए अन यूज़ किया, 2 के लिए बाई यूज़ किया, 3 के लिए ट्राई यूज़ किया, 4 के लिए क्वाड यूज़ किया, सफिक्स लगाया IUM, IUM। देखो इन 110 का जैसे नाम देना है कैसे दोगे, तो 1 के लिए यूज़ करो अन, कर लिया अन, फिर 1 आया है तो अन अन, ठीक है, अन अन, और 0 के लिए क्या लगाओगे, नील, तो अन अन नील, और सफिक्स क्या होगा, टीएम, अन अनिलियम, अन अनिलियम। इन्होंने 110 एलिमेंट्स का इस तरह नाम दिया। जैसे अगर कहूँ कि 112 का क्या नाम देते या 113 का, तो 1 अन अनट्राइड ईएम, अन अनट्राइड ईएम, अन अनट्राइड ईएम, 3 के लिए ट्राई यूज़ कर लेते, ठीक है। फिर देखो फिर उन्होंने लॉन्ग, फिर एक पीरियड टेबल है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसमें क्या हुआ 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स आए, और सबसे पहला जो ग्रुप आया वो फर्स्ट था जिसको हम लोग एल्कलीन अर्थ, एल्कलीन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है, एल्कलीन मेटल्स बोलते हैं। तो उसमें वो एलिमेंट्स आए एस ब्लॉक, इन्होंने ब्लॉक वाइज इसको डिवाइड किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक में मोस्टली मेटल्स आती हैं और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं। देखो इसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक को आर कार्ड एल्कलीन अर्थ मेटल, इसको अल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्यों, क्षारीय मृदा धातु होती है, क्योंकि बहुत सारी इसमें से जो है मोस्टली वो अर्थ से ही प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द एल्कलीन अर्थ मेटल। और प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, एल्कलीन, ठीक है, क्षारीय होती है। फिर देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड लार्जेस्ट साइज। देखो साइज क्या होता है इसका, ज़्यादा होता है, याद होगा पीरियोडिक टेबल में अलोंग द ग्रुप मूव करने पर, सॉरी अलोंग द पीरियड मूव करने पर, ऐसे वर्टिकली मूव करने पर क्या होता है कि साइज एटम्स की बढ़ती जाती है, ठीक है, सॉरी साइज क्या होती है यहाँ बीच में आकर डिक्रीज होती है, इसके बाद इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, लगातार इंक्रीज ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम की बात कर लो, ठीक है, या जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। देखो बोरान कार्बन, अगर हम बोरान की बात करें तो 5, कार्बन की बात करें 6, देखो 5 से कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 6, तो ऑटोमेटिक इसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, कम थी। क्यों, क्योंकि देखो इसमें अगर हम जैसे ले लें सोडियम तो 281, ठीक है, सोडियम, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन मीन्स इसका अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर
तो ये आएगा, पहले में 2 8 और तीसरे में 1। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी इज दैट एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स लास्ट ऑर्बिट। अपनी आखिरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इसमें क्या था कि इसकी साइज़ तो कम थी, तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी? कम होती थी, ईजिली रिमूव कर जाते थे इलेक्ट्रॉन। और देखो ये मोस्टली कैसे होते थे? यूनिवैलेंट और बाईवैलेंट। जैसे सोडियम प्लस, देखो Na+ हमेशा एक ही पॉजिटिव में टूटता है ना, तो इसलिए ये यूनिवैलेंट थे। फिर दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये मैंने आपको केमिस्ट्री में ही पढ़ाया हुआ है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा अगर अच्छा कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो होता है लिथियम। और ये हम लोग कहाँ तक जाते हैं? हाइड्रोजन में जाते हैं। फिर हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी होते हैं दे आर द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनकी वैल्यू रिड्यूसिंग पोटेंशियल में कम होती है। जैसे मैंने बताया सोडियम की भी होती है -2.7 2.34, ठीक है, तो ये भी अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फिर और इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे देते हैं? इनको जब हीट करते हो तो ये एक फ्लेम देते हैं, और फ्लेम कैसी रहेगी? जो एलिमेंट आप हीट करेंगे उसके अकॉर्डिंग टू ये फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। फिर देखो, फिर आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो पी ब्लॉक में क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 NP1 से 6। ये कैसे आया? जैसे देखो पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट्स ले लो तो उसके लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा NP1 या NP2 NP3 NP4 NP6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ करके देखोगे तो यही आएगा, ठीक है। बोथ मेटल एंड, इसमें पी ब्लॉक में क्या थे? मेटल भी थे और नॉन मेटल भी थे। हाँ, रिलेटिवली हायर आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो धीरे से इसकी जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या लगेगी? जब बढ़ती जाएगी, ठीक है। रिलेटिवली हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन एस ब्लॉक में इसमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इसमें ज़्यादा लगती है, ठीक है, ड्यू टू साइज। क्यों? क्योंकि इसकी साइज की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप पे जाओगे तो उसकी और ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, ठीक है। फिर डाउन द ग्रुप चलने पर मीन्स कि अब वर्टिकली चलेंगे, अभी तो हॉरिजॉन्टल चल रहे थे, अब वर्टिकल चलने पर क्या हो जाती है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि साइज लगातार बढ़ता जाता है, साइज लगातार इंक्रीज होता जाता है। दे फॉर्म, और देखो पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं दे मोस्टली फॉर्म्स द कोवैलेंट कंपाउंड, ये मोस्टली कोवैलेंट कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। फिर आप लोग सब देख लो और इसके नोट्स कंफर्म कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे।